वेलकम बैक टू टेक मशीनिस्ट चैनल। पिछले लेक्चर में हमने हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, किस लिए किया जाता है। इस लेक्चर में हम हीट ट्रीटमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है कि जो मेटल होता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी मैकेनिकल उसमें उसमें कुछ प्रोसेस किए जाते हैं जिन्हें हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इसके यूज से क्या होता है, मटेरियल हार्ड हो जाता है और मशीनिंग के लायक हो जाता है और आप उसे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के काम में ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हीट ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर, और ये जो प्रोसेस है अभी जो इसको वाटर में डाला जा रहा है इसे क्वेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद में जो इस प्रोसेस को कहा जाता है वाटर क्वेंचिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हीट ट्रीटमेंट के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, जिसमें टाइम के साथ सबसे पहले अपने जॉब को पहले हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में उसे उस टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है जिसे सोकिंग बोलते हैं। उसके बाद में उसे कूल कर लिया जाता है। अब कूल आप कैसे करते हो, कौन से मीडियम में करते हो और कूलिंग रेट क्या होती है, क्या आप उसे रैपिड कूल करते हो या स्लोली स्लोली कूल करते हो, ये डिपेंड करता है उसके टाइप पे। ठीक है, तो होता क्या है उसके बाद में जब मटेरियल को आप कूल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर क्वेंचिंग हो रही है, जरूरी नहीं कि वाटर क्वेंचिंग हो, यहाँ पर ऑयल क्वेंचिंग भी हो सकती है या फिर ब्राइन सॉल्यूशन में भी क्वेंचिंग हो सकती है, एयर क्वेंचिंग हो सकती है, फोर्स कूलिंग हो सकती है। या जो ये फैन लगे हुए हैं ये इसलिए लगा रखा है ताकि फोर्स कूलिंग हो जाए। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो इंप्रूव होगी वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसे देखते हुए पता चलेगा। जैसे यहाँ पर ये मटेरियल था, इसकी जब मैंने हीट ट्रीटमेंट कर लिया तो आफ्टर हीट एसटी मैंने क्या करा, इसमें से एक सैंपल कट किया और ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू उसे फिनिश कर लिया। और फिर जब मैंने माइक्रो स्कोप में मैं जब उसका स्ट्रक्चर चेक करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है। ये है इसका ग्रेन साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ग्रेन नंबर, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ ग्रेन नंबर है, मतलब कि ये 4 नंबर का ग्रेन नंबर है। जैसे जैसे ग्रेन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये और फाइन होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में इसमें जैसे सपोज करिए इसमें जो ग्रेन साइज था इसका बड़ा बड़ा रहा होगा, ये बड़ा बड़ा रहा होगा, तो इसके कारण क्या था, इसकी जो काम में लेने लायक नहीं था, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के योग्य नहीं था। फिर मैंने क्या करा, आफ्टर एसटी जब चेक करा तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बन गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेन साइज जो है वो छोटा हो गया और ग्रेन साइज ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो बढ़ गई है। क्या कहा मैंने, इसका जो ग्रेन साइज है वो और ज्यादा फाइन हो गया, पहले कोर्स था अब फाइन स्ट्रक्चर हो गया है। और इससे क्या हो गया, और क्या हुआ, जो इसकी बाउंड्रीज थी बाउंड्री भी इंप्रूव हो गई है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट जो होता है बेसिकली 1 2 3 4 5 टाइप का हमको पढ़ना है, जिसमें पहला टाइप है अपना एनिलिंग, दूसरा है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा है हार्डनिंग, चौथा है टेम्परिंग और लास्ट है अपना केस हार्डनिंग। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो एनिलिंग है वो कितने टाइप की होती है, एक होती है फुल एनिलिंग, एक होती है प्रोसेस एनिलिंग, एक होती है स्फेरोडाइजिंग। इन हर इन तीनों टाइप का अपना अपना एक सिग्निफिकेंट है कि ये क्यों यूज में ली जा रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा हार्डनिंग, चौथा है टेम्परिंग, पांचवा जो आपको दिख रहा होगा केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के भी 3 टाइप है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग। तो सबसे पहले हम फुल एनिलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वापस रिपीट करना चाहूंगा कि पहले मैं ये बता चुका हूँ आपको पहले के लेक्चर में कि जो हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं वो बेसिकली हाइपोयूटेक्टोइड स्टील का करते हैं। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील का करते हैं, क्यों करते हैं मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो वो यूटेक्टिक स्टील बन में कन्वर्ट हो जाएगा और यूटेक्टिक स्टील का हम हीट ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0.8% पे 0.8% से कम होने पर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील मिलता है और 0.8% कार्बन होने पर 0.8% से ज्यादा अगर कार्बन परसेंटेज होता है तो आपको क्या मिलता है, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील मिलता है। इसमें कुछ लाइन्स थी, लाइन्स के बारे में आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। A1 लाइन होती है जिसे आप लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, A2 लाइन होती है, एक A3 लाइन होती है जिसे आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बोलते हैं, और एक होती है A4 या ACM लाइन। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जहां पर चेंजेस होना, जब आप कार्बन में आयरन में कार्बन को मिलाते हो तो फिर जो ऑस्टेनाइट स्टेज में जो चेंज होता है वो चेंज होना जब शुरू होता है, जो मिक्स होना शुरू होता है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज होना, तो उसे क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे ही उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पूरा चेंज हो जाता है, वो 100% ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, तो होता क्या है फुल एनिलिंग में, यहाँ पर जो हाइपोयूटेक्टिक स्टील, अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ऐसे कि हाइपोयूटेक्टोइड स्टील जो होता है उसे आप A3 लाइन के ऊपर ऊपर गर्म करते हो, यहाँ पर गर्म करते हो, यहाँ तक हीट करा जाता है। अब आप इसे 30 से 40 डिग्री या 30 से 50 डिग्री एक रेंज होती है, ऊपर गर्म करना है आपको, नीचे गर्म नहीं करना है।
ठीक है। ये जो लाइन जा रही है आपकी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, A3 लाइन, इसके ऊपर आपको 30 से 50 डिग्री ऊपर इसे गर्म करते हैं। और अगर आपके पास हाइपर यूटेक्टर्ड स्टील है, मतलब कि आपके स्टील में 0.8% से ज्यादा कार्बन अगर मिक्स हुआ है, तो उसे आप गर्म करेंगे लोअर क्रिटिकल लाइन के ऊपर, लोअर क्रिटिकल लाइन के ऊपर 30 से 50 डिग्री ऊपर, चाहे 30 डिग्री ले लीजिए, चाहे 40 डिग्री, चाहे 50 डिग्री ले लीजिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर यूटेक्टेड स्टील को 50 डिग्री ऊपर करते हैं और हाइपर यूटेक्टेड स्टील को अब 50 डिग्री लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, ठीक है। अब इससे और क्या लिखा हुआ है इसमें, किस तरह की कूलिंग होती है इसमें, स्लो फर्नेस कूलिंग होती है। मतलब कि जब आपने फर्नेस में अपने मटेरियल को डाला, डालने के बाद में आपका टेम्परेचर बढ़ गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना होना था हो गया। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी फर्नेस है, जो भट्टी है, उसे आप इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर लेंगे, सप्लाई नहीं देंगे, उसे बंद कर लेंगे। लेकिन जो उसका उसका ढक्कन है, जो ऊपर आगे का जो शटर है, उसे आप नहीं खोलेंगे। मतलब आप फर्नेस के अंदर ही कूल करेंगे, आप एयर में कूल नहीं करेंगे उसे। और ऑब्वियसली जब आप उसे फर्नेस में कूल करेंगे तो उसमें घंटों लगेंगे, 16 से 20 घंटे या 20 से 24 घंटे उसे ठंडा होने में लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हैं, उसे ठंडा करने के लिए आप उसे राख में भी डाल सकते हैं या फिर जो चूना होता है उसमें भी दबा सकते हैं। तो ये होता है एनीलिंग प्रोसेस। इसके अंदर स्लो कूलिंग होती है, किस तरह से होती है मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें यूनिफॉर्म कूलिंग रेट जो आप कर रहे हैं फर्नेस के अंदर, इसमें फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, फिर इसके अंदर जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो कोर्स परलाइट हो जाएगा, जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, कोर्स परलाइट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें इंटरनल स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलीव हो जाएंगे। जब भी क्या होता है, आप मटेरियल किसी भी धातु के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हो, चाहे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करते हो, चाहे हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपको दिखते तो नहीं है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसके कारण क्या होता है कि उसके काम में लेने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। हम उस मेटल से बने हुई किसी भी आइटम को हम ज्यादा काम में नहीं ले सकते। इसके लिए ये जरूरी है कि उसमें आए हुए इंटरनल स्ट्रेस को दूर किया जाए, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है, टू इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस। बेसिकली एनीलिंग किया जाता है आपकी मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए। मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए इसका मतलब है उसकी डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर मटेरियल सॉफ्ट होगा तभी वो मशीनेबल होगा। भाई बेसिकली हम किसी भी धातु से बने हुए मेटल को कब काम में लेते हैं, जब उसे कोई मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तभी जाके एक प्रोडक्ट तैयार होगा। उस प्रोडक्ट को आप मशीन में असेंबल करेंगे तब जाके वो यूज में होने लायक होगा। लेकिन जब रॉ मटेरियल आपको मिला हुआ है और तो उसके अंदर तो जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है अभी बहुत ही कम है, उसे अभी काम में नहीं ले सकते आप। तो आपने क्या करा, हीट ट्रीटमेंट करा और फिर उस ट्रीटमेंट से क्या हुआ, वो टफ हो गया, यानी कि सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया और उसकी शॉक रेजिस्टेंस हो गया वो। अब वो क्या झटके से टूटेगा नहीं, मतलब उसकी ब्रिटलनेस कम होगी। तो ये किस में किया जाता है, आपका एनीलिंग में किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टील जो आपका सॉफ्ट हो जाता है और मशीनेबिलिटी भी ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाती है। भाई अगर वो हार्ड होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा तो उसमें मशीनेबल के लायक नहीं होगा। मशीन आप उसमें मशीन नहीं कर सकते, किसी भी ऑपरेशन से आप उसमें मटेरियल रिमूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो उसमें इजीली आप मटेरियल रिमूव कर सकते हैं और चाहा गया ऑब्जेक्ट या जो भी प्रोडक्ट है वो आप बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्टील नरम होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टील नरम होता है, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी बढ़ जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है इसलिए इसकी मशीनता भी बढ़ जाती है। और जो इंटरनल स्ट्रेस है, जिसे आप स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोल सकते हैं, वो भी कम हो जाती है। इंटरनल स्ट्रेस को कम किया जाता है और ग्रेन साइज है वो और रिफाइन हो जाता है। ग्रेन साइज यहाँ मैंने और अच्छे से समझा रखा है, अगर आप देखें तो ये था बिफोर एनीलिंग, बिफोर हीट ट्रीटमेंट, बिफोर हीट ट्रीटमेंट, बिफोर एनीलिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा था बिफोर हीट ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे जो ये ग्रेन साइज था ये बहुत बड़े बड़े थे, एक दो तीन टोटल 4 ग्रेन थे और ग्रेन साइज बहुत ज्यादा थी और ग्रेन बाउंड्रीज थी जो वो बहुत कम थी। लेकिन आफ्टर हीट ट्रीटमेंट में क्या देखता हूँ, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट मैं देखता हूँ कि इसका जो ग्रेन साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, यानी कि फाइन हो गया। पहले कोर्स स्ट्रक्चर था, अब फाइन स्ट्रक्चर हो गया। फाइन स्ट्रक्चर होने से क्या हुआ, ग्रेन साइज छोटा हो गया और ग्रेन बाउंड्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, स्लो कूलिंग जब भी होगी तो क्या होगा, आपका कोर्स स्ट्रक्चर बनेगा। स्लो कूलिंग जब भी होगी तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर बनेगा और जब फास्ट कूलिंग होती है तो फाइन स्ट्रक्चर बनता है। अभी कैसे बनता है ये जब मैं आपको नॉर्मलाइजिंग पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि हम एयर कूल्ड करेंगे उसको। अभी तो हम फर्नेस में कूल कर रहे हैं, लेकिन जब नॉर्मलाइजिंग करेंगे तो उसे हम एयर कूल्ड करेंगे। तो एयर क्या होती है, किसी जॉब के सबसे पहले सरफेस पे कांटेक्ट में आती है। एयर किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस में कांटेक्ट में आएगी तो वहां पे क्या रैपिड कूलिंग होगी। तो जब वहां रैपिड कूलिंग होगी तो इस कारण क्या होगा, उसमें वहां फाइन ग्रेन बन जाएगा बाउंड्रीज पे, ठीक है। और जो बीच वाला जो मीडियम वाला हिस्सा जो कि अंदर है, कोर वाला हिस्सा जो है वहां पे स्लो कूलिंग होगी। इस कारण क्या होगा, वहां पे कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मलाइजिंग में समझाऊंगा।
तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप है प्रोसेस एनीलिंग। प्रोसेस एनीलिंग को समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोल्ड जो प्रोसेस होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, एक होता है हॉट वर्किंग प्रोसेस। हॉट वर्किंग प्रोसेस का मतलब ये होता है किसी मटेरियल पे आप उसकी अगर आप उसकी शेप में परिवर्तन ला रहे हो या फिर उसके साइज में चेंज ला रहे हो हॉट कंडीशन में, तो वो होता है हॉट वर्किंग प्रोसेस। एक होता है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, मतलब कि मेटल की ठंडी अवस्था में कूलिंग स्टेज में ही आप उसकी अवस्था उसकी जो फिजिकल स्टेज है उसमें चेंज ला रहे हो, भले उसके साइड में चेंज लाओ या फिर आप उसके शेप में चेंज लाओ, तो उसे बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के कारण क्या होता है कि उसमें इंटरनल स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कोई मेटल जो होता है वो एटम से मिलकर बनाता है, तो एटम की क्या एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है, स्पेसिफिक उसमें ओरिएंटेशन में वो लोग वो जो एटम होते हैं वो जमे हुए रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, स्पेशली कूलिंग स्टेज में, जब वो कूल है ठंडा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो ओरिएंटेशन है वो गड़बड़ा जाता है, वो रैंडमली इधर उधर हो जाता है। इसके कारण क्या होता है उसकी जो प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें क्रैक होने की संभावना, टूटने की संभावना, कुल मिला के मतलब वो वीक हो जाता है। इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले मटेरियल में जो प्रोसेस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उसमें जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के कारण जो ये इंटरनल स्ट्रेस आता है इसे हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कौन से होता है, बेंडिंग हो गया, रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, इस तरीके का। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस एनालिसिस में क्या होता है, मटेरियल इज हीटेड अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मटेरियल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, किसी मटेरियल को आप वहां तक उस टेम्परेचर तक गर्म करो कि उसके अंदर जो क्रिस्टल हैं उनकी संख्या बढ़ जाए, और ज्यादा ग्रेन बाउंड्रीज उसमें बढ़ जाए, तो उसमें क्रिस्टल की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में अगर देखना चाहेंगे तो जैसे कि आपको पता ही होगा ये जो ग्राफ है किसने टेम्परेचर और कार्बन के बीच में है, ये है अपनी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन A1 लाइन, A2 लाइन, A3 लाइन और A4 लाइन। और ये जो रेंज आपको बता रही है, ये जो रेंज आपको बता रही है, ये बता रही है आपके प्रोसेस एनीलिंग को। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हाइपो यूटेक्टोइड स्टील और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील को आप लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज के नीचे ही गर्म करेंगे, 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गर्म करेंगे, इसे ऊपर नहीं जाएंगे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर नहीं जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोसेस एनीलिंग के बाद का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के कारण आए हुए इंटरनल स्ट्रेस को इसमें रिलीव किया जाता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कौन से होते हैं, रोलिंग, बैंडिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग। ठीक है, ये जो आपको बताया था ग्राफ कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे गर्म कर, यही लाइन यहाँ लिखी हुई, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड 768 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होगा। 768 डिग्री सेंटीग्रेड एक्यूरेट टेम्परेचर की बात कर रहा है ये। ठीक है, प्रोसेस एनालिसिस के बाद में आता है स्फेरिडाइजिंग। स्फेरिडाइजिंग हम क्यों करते हैं, बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव वही है, हमें मेटेरियल की डक्टिलिटी को बढ़ाना है, ब्रिटलनेस को कम करना है। डक्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको पता होगा जो परलाइट होता है वो अल्फा आयरन यानी कि फेराइट और सीमेंटाइट Fe3C से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, परलाइट की एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो आपको लेयर दिख रही है जो पर्पल कलर की, ये आपकी सीमेंटाइट वाली लेयर, माइक्रो स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और जो ब्लैक वाली आपको लाइनिंग दिख रही है स्ट्रेट लेयर, ये है आपकी अल्फा आयरन या फेराइट की है। होता क्या है, जब आप इसे हीट करते हैं वापस स्फेरिडाइजिंग एनीलिंग आप करेंगे, तो आफ्टर एसटी आपको क्या मिलेगा, आपको स्फेरिडाइजिंग स्फेरिकल या ग्लोबरिंग शेप मिलेगा। किसका, कौन कन्वर्ट हो रहा है, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सीमेंटाइट जो है जो पहले लेयर्ड फॉर्म में था, यही सीमेंटाइट अब किस में, स्फेरिकल शेप में, ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और सिर्फ इस कारण जो आपका मेटल है वो मोर डक्टाइल हो गया है, मोर मशीनिंग के लायक हो गया है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्राफ के थ्रू अगर आप इसे समझे तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसे भी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के नीचे नीचे ही आप हीट करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, नीचे ही करेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ लेते हैं। इसे स्टील की हार्डनेस या ब्रिटलनेस को कम किया जाता है। ऑब्वियसली जब स्टील की हार्डनेस या ब्रिटलनेस कम होगी तभी उसकी डक्टिलिटी बढ़ेगी। इसकी इस शेप के कारण इसका जो रेजिस्टेंस है मोशन में जो इसका रेजिस्टेंस हो रहा है वो बहुत कम हो जाता है। इस कारण क्या हो जाता है, मटेरियल आपका डक्टाइल हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वेरी लेस रेजिस्टेंस ऑफ मोशन के कारण क्या हो जाता है, ये डक्टाइल हो जाता है। स्फेरिडाइजिंग स्टील मोस्ट डक्टाइल स्टील होता है। ये जो स्टील होता है स्फेरिडाइजिंग जो आपको इस प्रोसेस के बाद में मिलेगा, ये बहुत ज्यादा डक्टाइल मेटेरियल होता है, प्रोसेस एनीलिंग से भी ज्यादा और फुल एनीलिंग से भी ज्यादा।
यहाँ पर ग्राफ के रेलिवेंट में बात लिखी हुई है कि हाइपो प्लस हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जो होता है दोनों को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के नीचे ही गर्म करते हैं। गर्म कर दिया, ये गर्म करने का साइन है। 10 से 15 आवर तक इसको आपको गर्म करना है लॉन्ग टाइम के लिए। ये आपको बता ही दिया मैंने कि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि परलाइट होता है। फेराइट और सीमेंटाइट का जो मिक्सचर होता है वो परलाइट होता है। फिर आपने इसकी स्फेरिडाइजिंग कर दी तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल गया। जब ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया तो आपको आपकी जो डक्टिलिटी है वो इंप्रूव होगी। अब आप जैसा कि जानते हैं कि जो स्टील होता है वो अलग अलग उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो उसकी जो डक्टिलिटी का क्रम है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे आप क्या समझते हैं, देखिए इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जो स्फेरिडाइज्ड स्टील होता है उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इससे कम कोर्स परलाइट की होती है, इससे कम फाइन परलाइट की होती है, इससे कम सोरबाइट की होती है, इससे कम ट्रूसाइट की होती है, ट्रूसाइट से कम बेनाइट की होती है, और सबसे कम डक्टाइल आपका मार्टेंसाइट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये कि डक्टिलिटी का घटता हुआ क्रम है कि डक्टिलिटी इस डायरेक्शन में कम होती जा रही है। तो इससे मैं क्या समझा, इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि स्फेरोडाइज स्टील जो है वो मोर डक्टाइल है, मोर डक्टाइल है। अब क्योंकि ये मोर डक्टाइल है इसलिए मशीनेबल है, आप इसकी मशीनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये मोर डक्टाइल है इसलिए इसमें हार्डनेस जो है बहुत कम होगी, ये बहुत कम हार्ड और बहुत कम ब्रिटल होगा, हार्डनेस और ब्रिटलनेस इसकी बहुत कम होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट वाले पे आ जाओ, मार्टेनसाइट पे आ जाओ। अब मार्टेनसाइट क्या है, इसकी डक्टिलिटी बहुत कम होती है, मार्टेनसाइट की डक्टिलिटी बहुत कम होगी, मार्टेनसाइट की डक्टिलिटी बहुत कम होगी, इसी कारण इसकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा होगी, इसकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा होगी। तो जब हम बाद में हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ होता क्या है। बेसिकली जो आपका ऑस्टेनेट स्ट्रक्चर है जो स्टेबल स्टेज में रहता है, आफ्टर हार्डनिंग आपको वहाँ पर मार्टेनसाइट मिलता है, और मार्टेनसाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है। तो उसे मैं रेगुलरली काम में नहीं ले सकता, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में डायरेक्टली काम में नहीं ले सकता, इसलिए फिर बाद में मैं टेम्परिंग भी करूंगा, वो बात की बात है। तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है उसके कारण क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती है उसे रिमूव किया जाता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कौन से होते हैं, अगर ऐसा समझना है, हैमरिंग, रोलिंग और बेंडिंग से धातु की जो आंतरिक बनावट जो होती है, इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे धातु के कण, जिसे हम ग्रेन भी बोलते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। अतः धातुओं को अपनी असली हालत में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है, ठीक है। इसे अब ये जो हैमरिंग और रोलिंग और बेंडिंग क्या होती है, ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टील पार्ट पर गर्म या ठंडी अवस्था में काम करने के कारण ये उत्पन्न हो जाती है। तो ये हॉट भी हो सकता है और हॉट कंडीशन में भी कर सकते हैं आप, और इसे कोल्ड कंडीशन में भी कर सकते हो। अब हम इस ग्राफ को समझेंगे जो कि नॉर्मलाइजिंग का ग्राफ है। तो होता क्या है इसमें, जो ये लाइन है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये 0.8% कार्बन है। कितना है, 0.8% कार्बन है। 0.8% के इधर जाऊंगा तो मुझे हाइपर यूटेक्टोइड स्टील मिलेगा। 0.8% से कम कार्बन में जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील मिलेगा। तो जो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील होता है उसे आप A3 लाइन के ऊपर गर्म करोगे, A3 लाइन के ऊपर 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म करोगे। जबकि हाइपर यूटेक्टोइड जो स्टील होता है उसे आप A4 या ACM लाइन के ऊपर गर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्टेबल ऑस्टेनाइट मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेबल ऑस्टेनाइट बता रहा है ये आपको अल्फा आयरन बता रहा है जिसे आप फेराइट बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई कि मेटल को उस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं जहां पर ऑस्टेनाइट स्टेबल हो जाए। ऑस्टेनाइट कहाँ मिल रहा है आपको, इस रीजन में मिल रहा है, ये जो पूरा रीजन है इसमें आपको ऑस्टेनाइट मिल रहा है। तो आपने क्या करा, इसे गर्म करा, इसे आप गर्म करते रहे, कार्बन परसेंटेज आपको मिल गया, उसके अकॉर्डिंग आप गर्म करते रहे और स्टेबल ऑस्टेनाइट तक पहुंच गए। तो यहाँ सेकंड लाइन क्या लिखी हुई, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील को आप 50 डिग्री अबव A3 लाइन और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन भी बोलते हैं, इसके ऊपर गर्म करते बता ही चुका हूं आपको। और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील को आप 50 डिग्री A4 या ACM लाइन के ऊपर गर्म करते हो। फिर इसे क्या करते हैं आप, रूम टेम्परेचर पर ही कूल कर लेते हैं, जिसे आप एयर कूलिंग भी बोल सकते हैं, या स्थिर हवा में, यही रूम टेम्परेचर। डन इन ऑल फोर्जिंग, कास्टिंग, वर्क हार्डनिंग पीस। ऐसे कोई भी पीस जिस पे आप फोर्जिंग करेंगे या फोर्जिंग से करी हुई है या कास्टिंग के थ्रू बनी हुई है या फिर वर्क हार्डनिंग जो पीस है उनके ऊपर आप नॉर्मलाइजिंग कर सकते हो। सबसे मेन चीज इसके रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिजल्ट क्या होते हैं इसके। तो रिजल्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव कर देता है, रिमूव इंटरनल स्ट्रक्चर
इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, रिमूव इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव कर देता है, जिसे आप स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोल सकते हैं। फाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है, जो पहले कोर्स स्ट्रक्चर था वो अब कैसा प्राप्त होता है आपको, फाइन हो जाता है और ज्यादा बारीक हो जाता है। ये देखिए, सपोज करिए कि एक माइक्रो स्ट्रक्चर था नॉर्मलाइजिंग के पहले, इसे आपने क्या करा, हीट ट्रीट कर दिया। जैसे ही आपने फिर बाहर निकाला फर्नेस से, जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, बाहर वाली सरफेस जो है वो पहले एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो बाहर वाली सरफेस जल्दी ठंडी होगी, जल्दी ठंडी होगी तो वहां क्या होगा, फाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा बारीक 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 स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बारीक बारीक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस कारण क्या है, उसकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कूलिंग रेट इसकी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं अंदर वाले कोर वाले पार्ट की, इसकी कूलिंग रेट कम होगी क्योंकि ये धीरे 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 ठंडा होगा। अब क्योंकि इसकी कूलिंग रेट कम होगी, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका कोर्स ही रह जाएगा, फाइन नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर फाइन नहीं हो पाया, तो ये जितना इसको हार्ड होना था ये उतना हार्ड हुआ नहीं, तो इसमें डक्टिलिटी का गुण रह गया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है या फिर टफनेस ज्यादा होती है। अगर डक्टिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली टफनेस भी ज्यादा ही होती है, और अगर हार्डनेस ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली ब्रिटलनेस भी ज्यादा ही होती है। ठीक है, कूलिंग रेट कम है तो इसको आप समझ गए होंगे, ये नॉर्मलाइजिंग का आपको दे रखा है। इसमें एक स्टार पॉइंट लगा रखा, क्या लिखा हुआ है, रिलेटिवली लोअर डक्टाइल, एनिलिंग की अपेक्षा कम तन्य होता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि इसमें जो कूलिंग रेट है दोनों की अलग अलग है, क्योंकि बाहर की सरफेस तो हार्ड हो गई और अंदर की सरफेस क्या रह गई, डक्टाइल रह गई, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर है। जबकि एनिलिंग में क्या था, एनिलिंग में यूनिफॉर्म कूलिंग रेट थी, क्योंकि आप उसे फर्नेस के अंदर ही ठंडा कर रहे थे। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हार्डनिंग। हार्डनिंग क्यों करते हैं, मेटल में हार्डनेस का गुण बढ़ाने के लिए, सिंपल। इसे ग्राफ के थ्रू अगर आप समझेंगे तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये फिर से मेरा 0.8% कार्बन हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को A3 लाइन के ऊपर गर्म करना है 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील को A4 या ACM लाइन के ऊपर इसे हीट करना है। हीट करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें रैपिड कूलिंग कर लेंगे। रैपिड कूलिंग मतलब कि आप इसमें वाटर क्वेंचिंग भी कर सकते हो या ऑयल क्वेंचिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे हम कूलिंग को क्वेंचिंग के नाम से जानते हैं। स्टील सैंपल को गर्म करते हैं, जो कि हम कर ही रहे हैं, जहां पर ऑस्टेनाइट स्टेबल हो जाता है वहां तक। सबसे पहले आपने क्या करा, स्टील सैंपल को, ये पूरा ऑस्टेनाइट रीजन था, यहाँ तक आपने गर्म करा। जब ये आपको स्टेबल स्टेज में मिल गया, फिर आप क्या करेंगे, फिर इसे रैपिड कूलिंग रेट के द्वारा कूल कर लेंगे। रैपिड मतलब कि जल्दी से ठंडा किस में होता है, आपने पानी में डाल दिया उसको, या फिर ऑयल में डाल दिया, या फिर पैरेन के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब यहाँ जो लिखा हुआ है कूलिंग रेट, ये कूलिंग रेट क्या होती है, इस कूलिंग रेट को हम जानेंगे। कूलिंग रेट वो है जहां पर मार्टेनसाइट फॉर्मेशन पूरा हो जाए। पिछली स्लाइडों में आपको पता चुका था कि मैंने आपको एक क्रम बताया था। तो जो स्फेरोडाइज स्टील था वो बहुत ज्यादा डक्टाइल था, मतलब कि उसकी हार्डनेस बहुत कम थी, और जो मार्टेनसाइट था इस साइड में वो बहुत कम डक्टाइल था, यानी कि उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा थी। अब क्योंकि हम हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारा जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है, स्टेबल ऑस्टेनाइट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मार्टेनसाइट में, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड और ब्रिटल स्ट्रक्चर होता है। इसलिए उस रेट तक गर्म करना है जहां पर हमें मार्टेनसाइट फॉर्मेशन पूरा हो जाए, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। हार्डनिंग किन बातों पर निर्भर करती है, मैंने आपको बता तो दिया है कि हार्डनिंग क्या होती है, अभी किन बातों पर निर्भर करती है इसके हम जान लेंगे। स्टील में कार्बन की मात्रा पे, स्टील में कार्बन की मात्रा पे, भाई कार्बन की मात्रा सपोज करिए 0.4% है, स्टील में कार्बन की मात्रा 0.4% है, तो आपको इसे गर्म करना पड़ेगा कहां तक गर्म करना पड़ेगा, कुछ यहां तक गर्म करना पड़ेगा। यहां से अगर आप यहाँ देखें, यहां से अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ टेम्परेचर अलग है। अगर आपकी कार्बन परसेंटेज सपोज करिए 1% है, तो 1% लगभग इधर आएगा, ये आपको स्टेबल ऑस्टेनाइट मिल गया। अब आपने देखा कि स्टेबल ऑस्टेनाइट प्राप्त करने के लिए आपको कौन से टेम्परेचर पे जाना पड़ा, ये टेम्परेचर आपको यहाँ मिल गया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये स्टील में कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है आपकी हार्डनिंग प्रोसेस। दूसरा है हीटिंग टेम्परेचर, जिस पर आप गर्म करते हैं। टेम्परेचर अब वेरी हो रहा था, आपको पता ही था, टेम्परेचर जो कार्बन परसेंटेज है उसके आधार पर चेंज हो रहा था, उस पर भी डिपेंड करेगा। हीटिंग टाइम, हीटिंग का समय, क्या आप कितना घंटा उसको हीट कर रहे हो, 2 घंटे की हीट दे रहे हो या 4 घंटे की हीट दे रहे हो या कितने घंटे की हीट दे रहे हो, उसमें एक सोकिंग टाइम भी होता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप कितने मिनट कितने घंटे उसको होल्ड कर रहे हो, ठीक है, हीटिंग टाइम। दूसरा है क्वेंचिंग शुरू करते टेम्परेचर, क्वेंचिंग शुरू करते समय
जो टेम्परेचर है वो कितना है आपके वर्क पीस का, उस पर डिपेंड करता है। कूलिंग रेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, कूलिंग रेट पे भी डिपेंड करता है कि जल्दी कैसे कि आप उसे जल्दी ठंडा कर रहे हो कि आप उसे लेट ठंडा कर रहे हो। भाई जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मलाइजिंग में क्या था कि आप उसे एयर में ठंडा कर रहे थे, तो कंपेयर टू एनीलिंग, क्योंकि एनीलिंग में आप फर्नेस में ठंडा कर रहे थे, तो कंपेयर टू एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग की कूलिंग रेट ज्यादा थी। लेकिन अब हार्डनिंग में आप क्या करते हैं, उसे आप पानी में डाल रहे हैं, तो कंपेयर टू नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग की कूलिंग रेट ज्यादा हो जाएगी। अब कूलिंग रेट में भी अलग अलग ऑप्शन आपको मिलता है, आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है वाटर, एक होता है ऑयल, एक होता है ब्राइन सॉल्यूशन। अब उसमें भी किसकी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। चलिए इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को प्राप्त करना। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर तो हमें मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम मार्टेनसाइट हमें कहाँ मिलेगा, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 0.4% से लेकर 1.4% के बीच में ही आपको मैक्सिमम यहाँ पे मार्टेनसाइट मिलता है। इससे कम अगर आप जाएंगे तो ये है अपना LCS, ये हो जाएगा LCS, ये लो कार्बन स्टील की ओर बढ़ेगा। ये जो ग्राफ है लो कार्बन स्टील की ओर बढ़ेगा। और यहाँ अगर 0.8% से आप राइट हैंड में जाएंगे, वेरी करेंगे, तो आप हाई कार्बन स्टील की ओर बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो टेंडेंसी है मार्टेनसाइट बढ़ने की, जो मार्टेनसाइट बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो LCS लो कार्बन स्टील में कम हो रही है, हाई कार्बन स्टील में भी कम हो रही है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ मिल रही है आपको, मैक्सिमम आपको इस रीजन में मिल रही है, मैक्सिमम आपको इस रीजन में मिल रही है, जो कि क्या है MCS, मीडियम कार्बन स्टील। इसलिए हार्डनिंग जो होती है बेसिकली हम मीडियम कार्बन स्टील के लिए ही काम में लेते हैं, क्योंकि वहां हमको जो इसका रिजल्ट है बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। तो यही सी बात को यहाँ लिखा हुआ है, ओनली यूटेक्टोइड स्टील को ही ओनली यूटेक्टोइड स्टील ही मार्टेनसाइट देगा। भाई ऑब्वियसली यूटेक्टोइड स्टील ही देगा। अब वो हाइपो है कि हाइपर है उसको भी आप कैटेगराइज कर देंगे। तो 0.8% से कम होगा तो लो कार्बन स्टील आपको मिलता है, और लो कार्बन स्टील में क्या है मार्टेनसाइट आपको नहीं मिलेगा, या फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। हाई कार्बन स्टील की ओर आप बढ़ेंगे, कार्बन परसेंटेज बढ़ा देंगे, हाई कार्बन स्टील मिल गया, लेकिन इसके अंदर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, इसमें भी नो रिस्पॉन्ड। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें मिलेगा आपको 0.8% के आसपास मिलेगा, जो कि मीडियम कार्बन स्टील की रेंज है। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि मीडियम कार्बन स्टील के लिए ही हम बेसिकली हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट हम कूलिंग मीडिया से संबंधित कुछ बातें करेंगे। क्वेंचिंग मीडियम, क्या आप कौन सा कूलिंग मीडिया काम में ले रहे हो, जल्दी ठंडा करने के लिए रैपिड कूलिंग के लिए आप क्या करेंगे, नमक या कास्टिक सोडा का जो पानी होता है, जिसे आप ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या नमक का पानी बोल सकते हैं, उसे आप यूज में लेंगे। अगर आपको धीरे धीरे ठंडा करना है तो आप ब्लास्ट एयर काम में लेंगे। अगर इंटरमीडिएट कूलिंग करनी है तो आप ऑयल कूलिंग या फिर मोबिल ऑयल के द्वारा उसे कूल करेंगे। अगर आपके पास अलॉय स्टील है, इसे आप क्वेंचिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा एयर कूलिंग, एयर क्वेंचिंग। ठीक है, कॉमन क्वेंचिंग अगर आपको करनी है तो आप वाटर या ऑयल क्वेंचिंग काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट सम पॉइंट्स अबाउट कूलिंग मीडिया। H2O, यानी कि जब आप वाटर क्वेंचिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ठंडा तो हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है वेपर लेयर की, क्योंकि मेटल की सरफेस जो है बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है। उसके ऊपर जैसे आप पानी डालेंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका जॉब है उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1200 डिग्री या 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या, जैसे वाटर उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो इमीडिएटली वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने के कारण क्या है, उसमें एक वेपर का ब्लैंकेट बन जाएगा। उस वेपर ब्लैंकेट के कारण क्या होगा कि जो कूलिंग है वो अनइवन हो जाएगी, एक साथ थोड़ा जल्दी से नहीं हो पाएगी, कुछ मतलब थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा। इसके कारण क्या है, इसकी जो जो कूलिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी हीट ट्रांसफर जो रेट है, हीट ट्रांसफर रेट जो है वो कम हो जाएगी, तो कूलिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बताया, आप उसे नमक का पानी बोल सकते हैं या फिर ऐसा पानी जिसमें कास्टिक सोडा मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, एक लाइन लिखी हुई है इसमें, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें आपने इम्प्योरिटी मिला दिया, अशुद्धि मिला दी है। भाई जो वाटर था उसमें कास्टिक सोडा मिला दिया है, नमक का पानी मिला दिया, NH4Cl मिला दिया, तो क्या होगा, उसमें अशुद्धि तो मिला ही। और जब भी आप किसी भी चीज में आपने पढ़ा होगा कि जब आप अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, तो जो जब इसके मेटल के कांटेक्ट में आएगी, ये जो ब्राइन सॉल्यूशन से कांटेक्ट में आएगा, तो इसमें जो वेपर ब्लैंकेट की समस्या हो रही थी, जो वाटर में पैदा हो रही थी, वो जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपकी कूलिंग रेट, हीट ट्रांसफर रेट जो है वो
बढ़ जाएगी तो ये जल्दी से, इसका जो कूलिंग टाइम है थोड़ा सा कम हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ये कूल हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। होता क्या है ब्राइन सॉल्यूशन, नमक का पानी H2O प्लस सॉल्ट, होगा क्या उससे, जो वेपर ब्लैंकेट प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्यों सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है किससे, वाटर से। नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल क्यों काम में लेते हैं, अगर आपको यूनिफॉर्म कूलिंग करनी है, मतलब कि आपका जो जॉब है बहुत बड़ा है, सपोज कीजिए बहुत ज्यादा बड़ा है, उसकी आपकी कूलिंग करनी है, तो क्या होगा, आप चाहेंगे कि यूनिफॉर्म कूलिंग रेट हो, ऐसे नहीं हो कि कोने पे ज्यादा होगी, इस कोने पे कम होगी, ऊपर ज्यादा होगी, नीचे कम होगी, तो आपको यूनिफॉर्म कूलिंग रेट चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ऑयल काम में लेगा। तो ऑयल हम कहाँ काम में लेते हैं, यूनिफॉर्म कूलिंग रेट के लिए काम में लेते हैं। अब अगर हम कूलिंग रेट की बात करें कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आप हमेशा बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा होती है आपकी ब्राइन सॉल्यूशन की कूलिंग रेट होती है। इसके बाद में वाटर, और इसके बाद में आपका ऑयल। आपको इसी क्रम में चलना है कि कूलिंग रेट सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर वाटर की होती है, फिर ऑयल की होती है। अगर आप यूनिफॉर्म कूलिंग रेट की बात कर रहे हैं, अगर आप यूनिफॉर्म कूलिंग रेट की बात कर रहे हैं तो ऑयल यहाँ आ जाएगा और वाटर यहाँ आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। नेक्स्ट हार्डनिंग के बाद आता है केस हार्डनिंग, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी टेम्परिंग, ठीक है, क्योंकि टेम्परिंग जो है वो उसका रेलिवेंट पार्ट ही है, तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो टेम्परिंग हम क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने आपको हार्डनिंग में बताया था कि जो स्टेबल ऑस्टेनाइट होता है उसे आपने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, मार्टेनसाइट में। और मार्टेनसाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा ब्रिटल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसे आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में काम में नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी बढ़ी हुई हार्डनेस को, बढ़ी हुई ब्रिटलनेस को कम करें। इसके लिए आप क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, सिंपल सी बात। और टेम्परिंग के बाद आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे आप ट्रू साइट के नाम से जानते हैं, उस ट्रू साइट स्टील स्ट्रक्चर में क्या होगा, उसकी वो कम हार्ड होगा, मतलब उसमें डक्टिलिटी का थोड़ा सा गुण आ गया। अब डक्टिलिटी का थोड़ा सा गुण आ गया तो वो मशीनिंग के लायक बन गया है, आप उसे आप डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, उसमें हल्की सी टफनेस भी आ गई है। भाई पहले तो ये था कि मार्टिन से स्ट्रक्चर था तो थोड़ी सी इंपैक्ट लोडिंग हो जाएगी तो फटाक से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, क्योंकि मेटल है ना ऑब्वियसली। लेकिन अभी वो डक्टाइल नेचर उसमें आ चुका है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा झटके सहन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है टेम्परिंग, मार्टेन स्ट्रक्चर इज वेरी हार्ड। मैं बता चुका हूँ आपको मार्टेन स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा ब्रिटल था, इसलिए उसका नो यूज, उसे आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में काम में नहीं ले सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर से मार्टेन साइट की हार्डनेस कम करके टफनेस बढ़ाई जाती है। जो टेम्परिंग होती है आपका टेम्परिंग प्रोसेस, ये टेम्परिंग लिखा हुआ है, जो आपका टेम्परिंग प्रोसेस होता है, टेम्परिंग से होता क्या है, जो आपकी मार्टेन स्ट्रक्चर है, मार्टेन स्ट्रक्चर जो है उसकी हार्डनेस कम कर देते हैं, उसकी ब्रिटलनेस कम कर देते हैं। जब आपने ये कम कर दी तो क्या हो गया, उसकी डक्टिलिटी बढ़ गई, डक्टिलिटी बढ़ गई मतलब उसमें झटके सहन करने की क्षमता बढ़ गई, यानी कि टफनेस बढ़ गई, उसे आप काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे ही इसे गर्म करते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जो मैं इसके पहले भी ग्राफ बता चुका हूँ, एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो लाइन है A1 लाइन जिसे आप बोलते हैं, उसके नीचे ही इसे आपको गर्म करना है। हार्डनिंग के बाद ही टेम्परिंग की जाएगी, ऑब्वियसली हार्डनिंग के बाद ही टेम्परिंग करेंगे, क्यों करेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। अब टेम्परिंग को आप और अच्छे से अगर समझना चाहेंगे तो ये ग्राफ जो है ये पूरा आपका टेम्परिंग को अच्छे से समझा रहा है, किस तरह से टेम्परिंग हो रही है। ये वाई एक्सिस जो है आपकी टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस आपकी टाइम है। तो अब हम इसे समझेंगे धीरे से। सबसे पहले मैंने क्या करा, अपने जो जॉब था, जो मेरा मेटल था, उसे मैंने गर्म करा, हीट, पहला प्रोसेस हीट ट्रांसफर का, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, हीटिंग। आपने होल्ड किया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सोकिंग, फिर इसे आपने कूल कर लिया। कूलिंग करने के जो कूलिंग रेट थी सबकी अलग अलग थी, भाई जल्दी कूल हो रहा है, सबसे ज्यादा जल्दी ठंडा करना है, हार्डनिंग कर दो, थोड़ा टाइम लेके करना है, नॉर्मलाइजिंग कर दो, यानी एयर कूलिंग। एयर कूलिंग में भी आप फोर्स कूलिंग भी कर सकते हो, फैन चला के भी कूल कर सकते हो, ठीक है। जल्दी करने की कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब कि आप एनिलिंग कर रहे हो, एनिलिंग कर रहे हो मतलब फर्नेस के अंदर ही, बिना एयर के कांटेक्ट में लाए, फर्नेस के अंदर ही आप उसे कूलिंग कूल कर रहे हो, तो उसकी कूलिंग रेट सबसे ज्यादा, सॉरी उसकी कूलिंग रेट सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये बात कर रहा है हार्डनिंग की, ये कूलिंग रेट आपकी है हार्डनिंग वाली। हार्डनिंग, जब इसे आपने हार्ड कर लिया तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिला, मार्टेनसाइट, वही प्रॉब्लम, वेरी हार्ड वेरी ब्रिटल। इसे रिमूव करने के लिए करेंगे टेम्परिंग, टेम्परिंग करने के लिए आपने क्या करा, वापस से इसे हीट कर दिया, वापस से आपने इसे हीट कर दिया, हीट करने के बाद में वही सोकिंग, सोकिंग के बाद में आपने क्या करा, इसे कूल कर लिया। इससे क्या मिला आपको, ट्रू साइट स्ट्रक्चर मिला। ट्रू साइट में क्या होता है, ब्रिटलनेस और हार्डनेस कम हो गई, अब आप इसे काम में ले सकते हो। तो यही जो ग्राफ है ये आपका पूरा टेम्परिंग क्यों की जाती है इसे बता रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट,
उसी पूरे पार्ट को मैं यहां से भी समझ सकता हूं, जो मैंने वहां पर बताया है उसे मैं यहां से भी समझ सकता हूं। ऑस्टेनेट स्ट्रक्चर था पहले, कौन सा? स्टेबल। स्टेबल ऑस्टेनेट स्ट्रक्चर था, क्या कर दी? हार्डनिंग कर दी, हो गया हार्ड। कौन सा स्ट्रक्चर बना? मार्टेनसाइट। फिर क्या करा आपने? टेम्परिंग कर दी, क्या बना? ट्रूसाइट। ब्रिटलनेस कम होगी, काम में लो, यही बता रहा है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम टेम्परिंग करते कैसे हैं, टेम्परिंग को किस तरह से किया जाता है। तो टेम्परिंग हम बेसिकली क्या है कि जो अपन मटेरियल काम में लेते हैं, कौन सा मटेरियल, जो टूल होते हैं मशीनिंग फील्ड में या मशीनिंग प्रोसेस में, आप बहुत सारे टूल काम में लेते हैं, चाहे शेपर मशीन का ले लीजिए, चाहे लैथ मशीन का, चाहे स्लॉटर मशीन का, चाहे मिलिंग मशीन का, आप बहुत सारे वेस्ट टाइप ऑफ टूल काम में लेते हैं। तो उन टूलों की क्या है कि अगर बनते तो वैसे भी हार्ड और टेम्पर किए रहता है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो पर्टिकुलर टूल है उसकी हार्डनिंग टेम्परिंग की जाती है, हार्डनिंग टेम्परिंग की जाती है। हार्डनिंग तो समझ में आ गया, टेम्परिंग क्यों की जाती है? टेम्परिंग इसलिए की जाती है ताकि जब आप टूल काम में लेते हो ना, भले कोई सी मशीन का टूल काम में ले लो, तो क्या होता है जब मशीन चलती है तो उसमें इम्पैक्ट लोडिंग भी हो सकती है, ग्रेजुअल लोडिंग तो होती है लेकिन किसी कारण से उसमें इम्पैक्ट लोडिंग भी हो सकती है। और अगर आपने सिर्फ उसकी हार्डनिंग करी हुई है तो इम्पैक्ट लोडिंग के कारण क्या है, वो कभी ना कभी टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो उसकी झटके सहन करने की क्षमता बढ़ानी भी जरूरी होती है, इसलिए किसी भी टूल की टेम्परिंग की जाती है। अब टेम्परिंग को करते कैसे हैं? तो सबसे पहले सपोज करिए आपका ये टूल है, सपोज करिए ये आपका कोई कोई टूल है, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसे हीट किया, वही जो हम करते हैं, इसे आपने हीट किया 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 हीट किया। हीट करने के बाद में इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर आपने क्या किया, इस पूरे टूल के जिस पार्ट को आपको टेम्पर करना था उसे आपने कूल कर दिया। सपोज करिए इस पार्ट को करना था तो इसे मैंने कूल कर दिया। कूल किस में कर दिया? टेम्परिंग लिक्विड या लिक्विड लैड में, टेम्परिंग लिक्विड या लैड के गर्म लैड में इसे डाल के मैंने कूल कर दिया। कूल करके फिर मैंने क्या करा, इसे बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैं इसे बाहर निकालूंगा तो इसका टेम्परेचर तो हो गया कम, भाई इसका टेम्परेचर हो गया कम। पीछे वाला पार्ट इसका टेम्परेचर पहले से ही था ज्यादा। तो होगा क्या, बाहर निकालने के बाद में ये जो हाई टेम्परेचर है ये यहाँ की ओर ट्रेवल करेगा, यहाँ की ओर बढ़ेगा। इस कारण क्या होगा, इसका जो कलर है वो बदल जाएगा, इसका जो कलर है वो बदल जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, या रेडिश कलर का हो जाएगा, किसी भी अलग अलग कलर का हो जाएगा। वो कलर डिनोट करता है कि पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जो इसकी जो टूल का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ये होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको डिसाइड करते हैं। तो इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यार ये अभी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया है, तो आप उसे अब काम में ले सकते हो, हमारी टेम्परिंग होगी। तो यही फंडा होता है टेम्परिंग का, और कुछ नहीं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टील या अलॉय स्टील या एचएसएस। आपने पढ़ा होगा कि ये टूल एचएसएस का बना हुआ है, ये अलॉय स्टील का बना हुआ है, या कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का बना हुआ है। क्या करते हैं आप टेम्परिंग में, गर्म करते हैं टेम्परिंग लिक्विड और लेड में, फिर उसे ठंडा कर लेते हैं। भाई पहले आपने मेटल को गर्म किया, गर्म करने के बाद में टेम्परिंग लिक्विड या लेड में डालकर उसे ठंडा कर लिया जाता है, कर लिया। फिर क्या करते हैं आप, गर्म स्टील के उतने ही भाग को जल या तेल में डुबोया जाता है जिसे आपको टेम्परिंग करनी है, जिस भाग पर आपको टेम्परिंग करनी है उतने ही भाग को जल या तेल में आपने डुबो दिया, यानी कि कूल कर लिया। उसके बाद में क्या होगा, स्टील को फिर एकदम से बाहर निकाल लिया जाता है, रैपिडली फटाक से आपने बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, जॉब के पीछे की गर्मी, जॉब के पीछे की गर्मी, यहाँ का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा, यहाँ का टेम्परेचर क्या था, कम, ठीक है। तो टूल के पीछे की गर्मी हार्ड की हुई भाग की ओर बढ़ती है, ये लो बढ़ती है, और ठंडी की हुई सतह पर कुछ रंग आना शुरू हो जाता है, ब्लू, पर्पल, रेडिश वगैरह आ जाता है, जी हाँ, इच्छित रंग आ जाता है। तब आप मानते हो कि आपकी टेम्परिंग हो गई। अब ये इच्छित रंग हर मटेरियल के हिसाब से अलग अलग है, हर ऑपरेशन के हिसाब से आपकी आपको जिस तरह से काम में लेना है उसके हिसाब से ये अलग अलग होता है। या आप टेबल चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा कलर होता है। तो कलर आपकी आपकी मतलब इच्छित रंग आती है, आपकी टेम्परिंग हो गई, यही होता है टेम्परिंग। अब हम डिस्कस करेंगे केस हार्डनिंग के बारे में, जिसे आप सरफेस हार्डनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि हम केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग करते क्यों। तो इसका जवाब ये है कि मेटल को हार्ड करने के लिए, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, सिंपल बात, ठीक है। लेकिन केस हार्डनिंग ही क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब है कि सपोज करिए आपके पास जो स्टील है वो है लो कार्बन स्टील, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज बहुत बहुत कम है, उसे आपको हीट ट्रीट करना है तो उसको आपका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या है कि वो पहले से सॉफ्ट तो बहुत ज्यादा है,
क्योंकि कार्बन परसेंटेज कम है मेटेरियल में। भाई मेटेरियल में अगर कार्बन परसेंटेज कम होगा ना, मेटल में अगर कार्बन परसेंटेज कम होगा तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, ये हमेशा याद रखना। और मेटल के अंदर अगर कार्बन परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, उसकी हार्डनेस भी ज्यादा होती है। तो लो कार्बन स्टील पहले से ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। फिर आप क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करने के लिए जब इसे बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो उसका जो शेप है और जो साइज है वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो हीट ट्रीटमेंट करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव तो वही था कि आपको उसे हार्ड करना था। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप उसे केस हार्ड कर लीजिए, मतलब कि उसकी जो सरफेस है सिर्फ आप उसे हार्ड कर लीजिए, 1 mm या 2 mm जितना भी होता है, आप ऊपर की सरफेस को हार्ड कर लीजिए और काम में लीजिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है सरफेस हार्डनिंग, जिसके अंदर कार्बन परसेंटेज 0.15 तक हो, यानी कि लो कार्बन स्टील की बात कर रहा है, ये लो कार्बन स्टील की बात कर रहा है। केस हार्डनिंग कार्बन कंटेंट बढ़ाया जाता है अबाउट टू 0.9%। जो 0.15% इसके अंदर 0.15% जो कार्बन था, इस 0.15% कार्बन को कहां तक आप इंप्रूव कर रहे हो, कहां तक इंक्रीज कर रहे हो, 0.9% तक आपने इसे इंप्रूव कर दिया बाय यूजिंग सरफेस हार्डनिंग। किस तरह से करते हैं, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में लो कार्बन स्टील काम में लेते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को केस हार्डनिंग द्वारा बनाया जाता है। भाई लो कार्बन स्टील क्या होता है, उसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम रहती है, ठीक है, और उसे आप काम में बहुत जगह ले सकते हो। लेकिन कब ले सकते हो, जब वो हार्ड हो, काम में लेने लायक हो। तो सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, आपका केस हार्डनिंग रहेगा। केस हार्डनिंग की कॉस्ट भी कम आती है, रेदर देन आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप केस हार्डनिंग कर दो और उसे काम में ले लो, कॉस्ट भी कम है इसकी। तो पहला टाइप कौन सा दे रखा है इसका, कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अब हम पहले डिफ्यूजन को समझेंगे, डिफ्यूजन होता है क्या। तो आपने देखा होगा कि आपने एग्जांपल देखा होगा, कमरे के अंदर आपने इत्र की बोतल अगर खुली छोड़ दी है तो उसमें क्या होगा, आपको जो उसकी सुगंध है वो हर जगह फैल जाती है। ये होता है डिफ्यूजन के कारण, ठीक है। घर के अंदर आपने अगर खाना बनाया तो कुकर की सीटी बजी तो सारी खुशबू पूरे घर में फैल गई, होता है डिफ्यूजन के कारण, ठीक है। तो इसे हम कार्बन डिफ्यूज कराना है कार्बोराइजिंग के अंदर, मतलब कार्बोराइजिंग जो बना है कार्बन से बना है, तो इसके अंदर आपको कार्बन डिफ्यूज कराना है, कार्बन कराना है। और उसका जो टेम्परेचर 880 डिग्री सेंटीग्रेड से 930 डिग्री तक आपको पहले गर्म करना है, फिर ठंडा करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो हीट ट्रीटमेंट ही रहा है, वो हीट ट्रीटमेंट ही रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें जो कार्बन कंटेंट जो है आपका, वो सरफेस पे, मेटल की सरफेस पे डिफ्यूज हो रहा है, सरफेस पे जाकर बैठ रहा है, तो सरफेस इसकी हार्ड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये बॉक्स है, पहला टाइप जो इसका दे रखा है, ये जैसे पैक कार्बोराइजिंग का दे रखा है। पैक मतलब कि हर तरफ से पैक है, ये पूरा बंद है। ये एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर आपने क्या करा, ये वर्क पीस आपने डाल दिया। डालने के बाद में फिर आपने क्या करा, इसमें मिक्सर डाल दिया, 50% मिक्सर डाल दिया, चारकोल का, कैल्शियम कार्बोनेट का और बेरियम कार्बोनेट का। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक मिक्सर बनाया, इस चैम्बर में रख दिया। और इसी चैम्बर में जिस जॉब की आपको कार्बोराइजिंग करनी है, यानी केस हार्डनिंग करनी है, उसे आपने रख दिया। फिर आपने क्या करा, इसका टेम्परेचर बढ़ाया। कितना टेम्परेचर, 880 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसे गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया। फिर आप क्या करेंगे, इसे धीरे धीरे ठंडा कर लेंगे। जब आप धीरे धीरे इसे ठंडा करते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो जिसकी हार्डनिंग की गहराई है वो गर्म करने के समय और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि आप कितना देर इसमें कार्बन डिफ्यूज करा रहे हो, कितना देर आप इसमें कार्बन डिफ्यूज करा रहे हो और किस टेम्परेचर पे करा रहे हो, इस पे डिपेंड करती है। दूसरा टाइप है अपना, दूसरा टाइप है लिक्विड कार्बोराइजिंग का। लिक्विड कार्बोराइजिंग में क्या होता है, इसमें सॉल्ट बाथ होता है, जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, बेरियम क्लोराइड का होता है। इसे आप सॉल्ट बाथ के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप इसे मटेरियल को डुबो देते हैं, जिस मेटल को आपको केस हार्ड करना है। इससे क्या होगा, 0.25 mm तक की इसमें एक लेयर बन जाएगी आउटसाइड सरफेस पे, जॉब की आउटर सरफेस पे एक लेयर बन जाएगी 0.25 mm तक की, मतलब इतने mm तक की जो लेयर है वो हार्ड होगी। तीसरा जो टाइप है वो है गैस कार्बोराइजिंग का। गैस कार्बोराइजिंग में क्या होता है, वही आप मैथेन ले लो या प्रोपेन ले लो या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लो, गैस के कांटेक्ट में लाएंगे, जिससे कि फिर वापस इसमें गैस के थ्रू डिफ्यूजन होगा, तो अपर सरफेस जो बाहरी सरफेस है वो इसकी हार्ड हो जाएगी, केस हार्ड हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका साइनाइडिंग, जो कि केस हार्डनिंग का एक टाइप है। साइनाइडिंग में सबसे पहला टाइप है कि आप उसे साइनाइड बाथ में डाल रहे हैं। दूसरा है गैस साइनाइडिंग, मतलब साइनाइड गैस का इस्तेमाल करके फिर उसकी केस हार्डनिंग कर रहे हैं। तो पहला टाइप है साइनाइड बाथ में आपने अपने जॉब को डाल दिया। साइनाइड बाथ क्या होता है, 30% सोडियम, 35% सोडियम कार्बोनेट और 35% सोडियम क्लोराइड का एक मिक्सचर होता है, जिसे आप साइनाइड बाथ के नाम से जानते हैं। इस साइनाइड बाथ में आपने डाल दिया मेटल को फिर आपने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया,
टेम्परेचर बढ़ाया तो डिफ्यूजन हो गया, अंदर तक चला गया, कार्बन कंटेंट चला गया, चलने के बाद हमने क्या करा, पानी या तेल में डालकर उसे कूल कर लिया, तो आपकी केस हार्डनिंग हो गई। गैस साइनाइडिंग में क्या होता है, जॉब को मफल फर्नेस में डालकर बिजली के द्वारा गर्म करते हैं। मफल फर्नेस में आपने बिजली के द्वारा मटेरियल का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया। किसके लिए बेस्ट होती है, एमएस के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट होती है। लेकिन गैस साइनाइडिंग जो होती है बहुत ज्यादा रिस्की होती है, इसे हम काम में बहुत कम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें साइनाइड गैस का इस्तेमाल होता है। भाई जो कार्बन कंटेंट है वो साइनाइड गैस में है ना, ये साइनाइड कंटेंट आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा जहरीली होती है, बहुत ज्यादा जहरीली होती है, इस कारण से इसे हम काम में नहीं ले सकते। तीसरा टाइप है आपका नाइट्राइडिंग का, तीसरा टाइप है नाइट्राइडिंग का। अब इसमें नाइट्रोजन कंटेंट के थ्रू आप डिफ्यूजन करेंगे, आपको नाइट्रोजन कंटेंट चाहिए। तो नाइट्राइडिंग में क्या होता है, अलॉय स्टील के लिए जैसे कि निकल स्टील, क्रोमियम स्टील के लिए की जाती है। निकल स्टील हुआ या क्रोमियम स्टील हुआ, इसके लिए आप नाइट्राइडिंग करते हैं, जो कि अलॉय स्टील का एक टाइप है। ये फिनिश पार्ट की जा सकती है, जो हाईली फिनिश पार्ट है पहले से ही, जिसपे सारे मशीनिंग वगैरह का सारा काम हो चुका है, अब कोई करना बाकी नहीं रह गया, उस फिनिश पार्ट पर ही आप नाइट्राइडिंग के थ्रू केस हार्डनिंग करोगे। वही इसे मफल फर्नेस में रखते हैं, नो क्वेंचिंग मीडिया रिक्वायर्ड, इसके अंदर किसी भी तरह का क्वेंचिंग मीडिया नहीं चाहिए होता है आफ्टर नाइट्राइडिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्राइडिंग में किसी भी तरह की क्वेंचिंग नहीं की जाती है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, हमने जो कार्बोराइजिंग प्रोसेस पढ़ा था और जो साइनाइडिंग प्रोसेस पढ़ा था, उसमें हम कूल कर रहे थे, कूल, लेकिन इसमें किसी भी तरह से हम क्वेंचिंग नहीं करेंगे, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको यहाँ बता भी रखा है, ये एक चैम्बर आपको दिख रहा होगा, ये एक चैम्बर है, यहाँ पे अमोनिया गैस जो है इसमें इंसर्ट कराई, ये आपका जॉब है जिसकी आपको केस हार्डनिंग करनी है। अमोनिया गैस यहाँ से जाएगी और यहाँ से निकलेगी, टेम्परेचर लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, नाइट्रोजन डिफ्यूज हो गया, केस हार्डनिंग होगी, खत्म। नेक्स्ट फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग एमसीएस की जाती है, यानी कि मीडियम कार्बन स्टील की जाती है, जैसे कि क्रैंक पिन हो गई, एक्सल हो गया, क्रैंक एक्सेट्रा, इस तरह की पार्ट की जो कि मीडियम कार्बन स्टील के होते हैं उनकी की जाती है। क्वेंचिंग मीडिया क्या होता है, इसके अंदर वाटर का फव्वारा होता है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस, छोटे वर्क पीस के लिए, छोटे जॉब के लिए ये सुटेबल नहीं है, ये केवल बड़े बड़े पार्ट के लिए ही की जाती है। जैसे कि आपका बेड होता है, मशीन का जो बेड होता है, भले आप प्लेनर मशीन का बेड ले लीजिए या लैथ मशीन का बेड या मिलिंग मशीन का बेड, जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं शेप और साइज में, केवल उनकी हार्डनिंग के लिए आप फ्लेम हार्डनिंग काम में लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज फॉर माइल्ड मीडियम कार्बन स्टील, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका 3300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, सरफेस पे क्या होता है, मार्टेसाइज स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो आपका हार्डनिंग हो जाएगी। एग्जांपल जैसे लैथ बेड की हार्डनिंग, तो ये समझ गए होंगे किस तरह से हो रही है, इसे आप यहाँ देखिए किस तरह से हो रही है। ये आपका बेड होगा, सपोज करिए बहुत बड़ा पार्ट है, किसी मशीन का बेड है, ठीक है, तो यहाँ पर आप हीट कर रहे हैं, आप इसे हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ये टेम्परेचर इसमें जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा गर्म हो गया, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर आपने क्या करा, इसे इमीडिएटली वाटर स्प्रे द्वारा, ये वाटर स्प्रे है, ये यहाँ पर ये वाटर स्प्रे है, वाटर स्प्रे से आपने क्या करा, इमीडिएटली इसकी क्वेंचिंग कर दी। इमीडिएटली क्वेंचिंग कर दी तो क्या होगी, इसकी सरफेस हार्ड होगी। सबसे आसान तरीका है ये बड़े बड़े पार्ट्स को करने का। कौन सी फ्लेम थी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट टाइप इंडक्शन हार्डनिंग। अब इंडक्शन हार्डनिंग में आप समझ रहे होंगे क्या होता है, इसमें एसी सप्लाई काम में ली जाती है, एक कॉयल होती है, कोयल का काम में लेते हैं, कॉपर की होती है, उससे क्या करेंगे, मेटल को पहले गर्म करेंगे। ये दिख ही रहा होगा आपको, ये वर्क पीस है आपका, ये वर्क पीस है, ये एक कॉपर की कोयल है, ये क्या है आपकी कॉपर की कोयल है, एसी सप्लाई आप दे रहे हो, एडी करंट फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, गर्म हो गया, गर्म होने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, फिर आपने क्या करा, वाटर नोजल, वही वाटर स्प्रे कर दिया, वाटर स्प्रे से कर दिया तो आप ऊपर की सरफेस को गर्म करते जा रहे हो और ये नीचे से ठंडा करता जा रहा है। ठीक है, तो इंडक्शन हार्डनिंग में क्या लिखा हुआ है, 0.5% कार्बन से बने, 0.5% कार्बन से बने पार्ट्स के लिए ठीक रहती है। ऐसा पार्ट जिसके अंदर कार्बन जो है लगभग 0.5% के आसपास हो, उसके लिए बेस्ट है। फास्टेस्ट मेथड ऑफ केस हार्डनिंग, जितनी भी हमने केस हार्डनिंग के टाइप पढ़े उसमें सबसे ज्यादा फास्ट ये वाला मेथड होता है इंडक्शन हार्डनिंग का। एसी सप्लाई इसमें देते हैं, मैं बता ही चुका हूँ आपको, एसी सप्लाई देंगे आप, कॉपर की कॉयल है, एडी करंट फॉर्मेशन होगा, कॉपर इंडक्शन कॉयल है, वाटर स्प्रे से आप इसे ठंडा करेंगे।
ठीक है, इससे आपको तो ये सारे के सारे जो टाइप है ये केस हार्डनिंग के थे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हीट ट्रीटमेंट के जो हमने टाइप पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, आपको सब क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने पढ़ा था एनीलिंग। एनीलिंग में क्या था? एनीलिंग में सबसे पहले हमने किस टाइप की कूलिंग करते हैं? फर्नेस कूलिंग करते हैं, फर्नेस कूलिंग करते हैं, या फिर आप उसे राख या चूने में दबा दीजिए, चूने में दबा दीजिए। क्या इफेक्ट होता है, क्या मिलता है आपको, क्या रिजल्ट प्राप्त होगा उससे? मटेरियल जो है वो डक्टाइल हो जाएगा, डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। डक्टाइल हो जाएगा तो मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी, मशीनिंग के योग्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था? नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या था? एयर कूलिंग थी। नॉर्मलाइजिंग में एयर कूलिंग थी। अगर आपने फैन चला दिए एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाके, तो वो फोर्स कूलिंग हो जाएगी, फोर्स्ड कूलिंग। तो कूलिंग रेट ज्यादा होगी भाई, कूलिंग रेट इससे तो ज्यादा ही है। ठीक है, क्या फायदा होता है? इंटरनल स्ट्रेस रिलीव करने के काम में लेते हैं, इंटरनल स्ट्रेस रिलीव हो जाता है जो उसके क्रिस्टल में आया हुआ है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस या हॉट वर्किंग प्रोसेस के कारण। ठीक है, क्रिस्टल जो ग्रेन साइज है वो क्या हो जाता है? ग्रेन साइज कम हो जाता है, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर और फाइन हो जाता है। स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ज्यादा फाइन हो जाता है। फिर क्या आया था? फिर आया था अपना हार्डनिंग। हार्डनिंग में क्या था? हार्ड करते हैं। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? स्टेबल ऑस्टेनाइट जो था आपका, स्टेबल ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट बन रहा था, मार्टेनसाइट बन रहा था। कैसे कूल कर रहे थे? क्वेंचिंग, क्वेंचिंग मीडिया था ना, वाटर क्वेंचिंग या ऑयल क्वेंचिंग या ब्राइन सॉल्यूशन में आप उसे कूल कर रहे थे, तो इसकी कूलिंग रेट इसके कंपेयर में ज्यादा थी। ठीक है, मार्टेनसाइट बन गया, लेकिन आप यूज में नहीं ले सकते। इसके लिए आपने क्या किया? फिर टेम्परिंग कर दी भाई। क्या कर दी? टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है? जो मार्टेनसाइट था आपका, जो मार्टेनसाइट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रूसाइट में। मतलब कि हार्डनेस वापस से कम होगी। ये बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा ब्रिटल था, इस चीज को हमने रिमूव कर दिया तो थोड़ा सा डक्टिलिटी का गुण आ गया, यानी कि थोड़ी सी टफनेस, थोड़ी सी टफनेस बढ़ गई। काम में ले सकते हो जहां पे इम्पैक्ट लोडिंग का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? क्या पढ़ा हमने? केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग हमने हीट ट्रीटमेंट में ये जाना कि मेटल को गर्म तो करना पड़ेगा। गर्म मतलब बहुत ज्यादा हाई, 1000 डिग्री, 1200, 1300, 1400, लेकिन ऐसा मेटल जिसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत कम है, यानी कि लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील फॉर एग्जांपल, उसे आप गर्म करेंगे तो इतना गर्म हो जाएगा कि उसका शेप और साइज ही बिगड़ जाएगा। तो हीट ट्रीटमेंट करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरा वही है, इसको हार्ड करना है, काम में लेना है। तो मैं क्या करूँगा? केस हार्डनिंग कर दो, यानी कि उसकी ऊपर ऊपर की जो सरफेस है, बाहरी सरफेस को ही मैं हार्ड करूंगा। लेयर, बाहरी जो लेयर है उसे मैं हार्ड करूंगा, बाहरी लेयर को हार्ड करूंगा, बाहरी लेयर को हार्ड करेंगे। अब ये कौन से टाइप के थे? कार्बोराइजिंग। पहला था कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में क्या था? कार्बन परसेंटेज, कार्बन कंटेंट था जिसको आप डिफ्यूज करा रहे थे। उसके बाद क्या था? नाइट्राइडिंग, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट था उसको आप डिफ्यूज करा रहे थे। इसके बाद था साइनाइडिंग, जिसके अंदर आप साइनाइड कंटेंट को आप डिफ्यूज करा रहे थे। इन सबको आप डिफ्यूज करा रहे थे अंदर। डिफ्यूजन से क्या हो रहा था? इसकी हार्डनेस बढ़ रही थी सरफेस की। फिर इसके बाद आपने पढ़ा फ्लेम हार्डनिंग, जो कि इसी का टाइप है, केस हार्डनिंग का। फ्लेम हार्डनिंग में क्या था? बड़े पार्ट्स के लिए यूज में ले रहे थे, बड़े पार्ट्स के लिए यूज में ले रहे थे। क्या था? वाटर स्प्रे, पानी का फव्वारा। फिर क्या पढ़ा था आपने? इंडक्शन, इंडक्शन हार्डनिंग पढ़ा था। इंडक्शन में थे क्या क्या था? कॉपर की कोयल थी, एसी करंट था,
एडी करंट फॉर्मेशन हो रहा था, एडी करंट फॉर्मेशन हो रहा था, फिर वही वाटर स्प्रे आ गया, कूल हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, हीट ट्रीटमेंट के सारे टाइप आपसे क्लियर हो गए होंगे। इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसका जो लेक्चर डला हुआ है पार्ट फर्स्ट, आप उसे भी देख सकते हैं, उसे देखिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, फिर इसे देखिए। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आगे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताना।